दर्द का रिश्ता होता है। बस अब जल्दी से मुकुंद प्रसाद चौरसिया से उस 40 एकड़ जमीन में से 20 एकड़ जमीन अपने नाम पर करवानी है, अपने हिसाब से। लेकिन बेटा आखिर वो है कौन जिसने माँ जी को अगवा कर रखा है? माँ जी को बचाने के लिए हमें ये जानना तो बहुत जरूरी है कि वो शख्स कौन है, कहां है। हेलो चंदन भैया, मैं जो बात आपके और फूफा जी के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती थी, सब कुछ आज मुझे सुनने को मिल रहा है। ये तुम क्या कह रही हो सुरभि? मैंने तुमसे कहा था ना कि उस घर में किसी को मत बताना कि तुम्हारे फूफा का नाम मुकुंद प्रसाद चौरसिया है या फिर तुम्हारा हरिद्वार के साथ कोई रिश्ता भी है। मेरी ये बात छुपाने से क्या ये बात छुप जाएगी भैया? क्या पूर्णिमा को ये नहीं पता कि मैं आपकी कजिन हूँ? और ये बात आखिर कब तक छुपेगी भैया, कब तक? और उन बातों का मैं क्या करूं जो मुझे फूफा जी के बारे में सुनने को मिल रही है कि फूफा जी बेईमान है, धोखेबाज है, और तो और वो हत्यारे हैं, और उस हत्या में आप भी शामिल हैं। सुरभि ये सच नहीं है, झूठ, सरासर झूठ। तो सच क्या है भैया? आखिर सच क्या है? किसका फोन है बेटा? पापा सुरभि का फोन। वो बता रही है कि उस घर में हम लोगों को बेईमान और हत्यारा समझा जा रहा है। क्या? लो फोन मुझे दो। हेलो सुरभि, मेरा तुम वहां किसी की बात मत सुनो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने जिंदगी में कभी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया, और ये भी सब जानते हैं कि दुनिया भर की दौलत भी मेरे ईमान को खरीद नहीं सकती, मेरी सोच को बदल नहीं सकती। लेकिन फूफा जी, जो बातें मुझे सुनने को मिल रही हैं, उसका क्या? और आखिर सच क्या है? पूर्णिमा की दादी कहाँ है फूफा जी? और उनकी 40 एकड़ की जमीन आपके नाम पे कैसे हुई? बेटा वो जमीन माता जी की थी और हमेशा माता जी की ही रहेगी। उनके घर वालों को सबक सिखाने के लिए मैंने ऐसा किया था। लेकिन आज मैं खुद उलझ कर रह गया, क्योंकि माता जी का कहीं पता नहीं। न जाने कौन है जिसने माता जी को अगवा कर लिया है और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। क्या? हाँ सुरभि, बेटा मैं इस समय बहुत ज्यादा परेशान हूं। बेटा तुम उस घर में बस चुपचाप देखती रहो, किसी से कुछ मत कहना। मैं माता जी का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही माता जी का पता चल जाएगा, उन लोगों की जुबानें अपने आप बंद हो जाएंगी। जो लोग मेरी नीयत और मेरे ईमान पर उंगलियां उठा रहे हैं, उन्हें उनका जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है फूफा जी। नमस्ते फूफा जी, मैं फोन रखती हूँ। बेटा वो जमीन माता जी की थी और हमेशा माता जी की ही रहेगी। उनके घर वालों को सबक सिखाने के लिए मैंने ऐसा किया था। बेटा मुझे लगता है कि हमारे खिलाफ भी एक जाल बुना जा रहा है, और हम उस जाल में फंस भी चुके हैं। अब उस जाल से निकलने का एक ही रास्ता है, किसी भी तरह माता जी का पता लगाया जाए। माता जी का पता लगाना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि इस समय माता जी की जान खतरे में है।
जाओ खुशबू, अगर चाची को पता लगा कि तुम मेरे पास हो तो वो फिर तुम पे नाराज हो जाएगी। ठीक है दीदी, लेकिन आप खुद को संभालिएगा। पूर्णिमा, तुमने बताया नहीं बेटा, तुम हरिद्वार किससे मिलने गई थी और क्यों गई थी? कुछ बताने लायक होगा तो बताऊंगी ना माँ। पर तुम तो कह रही थी कि हरिद्वार से आने के बाद सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हाँ माँ, सारे सवालों के जवाब तक मैं पहुंच चुकी थी, लेकिन खुद एक सवाल बनकर लौटी हूँ। मैं आपको कुछ नहीं बता सकती माँ। खुशबू, तुम जाओ बेटा। जी बड़ी। पूर्णिमा, तुम्हारे पापा को अगर पता लगेगा कि तुम फिर से हरिद्वार गई तो मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैंने तुम्हें हरिद्वार क्यों भेजा? कम से कम मुझे तो बताओ ना कि क्या बात है, क्या हुआ वहां पर? अगर मैंने माँ को बताया तो माँ पापा को जरूर बता देगी, और अगर ये बात खुल गई तो पता नहीं वो लोग दादी माँ के साथ क्या करेंगे। नहीं, मुझे माँ को कुछ नहीं बताना है। क्या सोचने लगी अब तुम? कुछ नहीं माँ, पापा से कह दीजिएगा कि मुझे एनजीओ के काम से जाना पड़ा। तुम क्या कह रही हो पूर्णिमा? बात क्या है, मुझे कुछ तो बताओ। क्या छुपाना चाह रही हो तुम? तुमने एक बार मुझे बताया था कि दादी माँ जिंदा है, और मैंने उस बात को मान भी लिया था। इसलिए मैंने तुम्हें हरिद्वार जाने की परमिशन दी थी कि तुम वहां जाकर दादी माँ का पता लगा सको। लेकिन तुम वहां से इतनी हताश और मायूस लौटी हो। बात क्या है पूर्णिमा? दादी माँ है या नहीं? और अगर वो जिंदा है तो उनके कदम एक ना एक दिन इस घर में जरूर पड़ेंगे। दादी माँ इस दुनिया में है माँ, लेकिन वो कहाँ है, किस हालत में है, ये मुझे नहीं पता। यही पता लगाने में वहां गई थी, लेकिन नहीं पता लगा। पता नहीं दादी माँ किस हालत में होगी। मंगला, मंगला, कैसी तबीयत है? पता नहीं दीदी, सुबह से बहुत भारी भारी सा लग रहा है, पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है। देखती हूँ, कल मैनेजर साहब आएंगे ना तो उनसे कह दूंगी दवा ला कर दे दे। ध्यान रखो अपना। कितनी दवा खाएगी मंगला? उम्र के बढ़ने के साथ साथ शरीर पर बीमारियों का जोर बढ़ने लगता है। अब मुझे ही देखो, खांसी, सर्दी और कभी कभी जी घबराने लगता है। थोड़ा सा भी चलती हूँ तो हांफ जाती हूँ। उम्र के साथ ये समस्या तो होती रहती है, लेकिन फिर भी दवाई तो करानी पड़ती है ना। अपने घर पर होती है तो ये तसल्ली होती है कि घर वाले हैं देखभाल करने के लिए, लेकिन यहाँ हम सब तो हैं ना। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। अपने दुख, अपनी समस्याएं, अपना अकेलापन, सब एक दूसरे का साथ देकर उसको सहार सकते हैं।
तो अकेली नहीं। दीदी, अगर अपना ध्यान दें भी तो कैसे दें? अब रोज रोज तो डॉक्टर के पास चेकअप करा नहीं सकते और ना ही रोज रोज दवा खरीद सकते हैं। यहाँ रहने की शरण मिल गई, यही बहुत है। ये बात तो ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सब एक साथ एक दूसरे के लिए एक दूसरे का सहारा बने। हाँ, हमारा परिवार यही है। चल, ले जा, सो जा। चंदन, चाय पी ले। लीजिए। माँ जी को चाय पिला दी भानु? अरे पता नहीं मेरी माँ जी की तरफ ध्यान क्यों चला गया। मैं भी माँ जी के बारे में सोचते हुए मुझे भी रात भर नींद नहीं आई। यही सोचती रही कि ये कैसी गलती कर दी मैंने। मेरी एक गलती की वजह से माँ जी हमसे दूर हो गए और आज उनकी जान खतरे में। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है भावना, वो माँ जी को कुछ नहीं होने देंगे। कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। माँ जी को कुछ भी नहीं होगा। माँ जी का पता बहुत जल्दी चल जाएगा। दुख तो इस बात का है भावना कि उसने माँ जी को कैद करके रखा हुआ है। पता नहीं माँ जी किस हालत में होंगी। पापा, अगर उसे जमीन का लालच है और वो इस बात से आपको धमकाकर जमीन अपने नाम करवाना चाहता है, तो जाहिर सी बात है वो दादी माँ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस जमीन के लालच में वो दादी माँ को अच्छे से रखेगा। कम से कम तब तक तो वो दादी माँ को अच्छे से रखने के लिए मजबूर है, जब तक वो जमीन उसके हाथ नहीं लग जाती। भगवान करे ऐसा ही हो बेटा, माँ जी का पता चल जाए। अरे सुरभि, क्या बात है? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? चुप क्यों है आप? बोलिए ना। किसी ने कुछ बोला है आपसे? नहीं। आप कुछ और कह रही हैं और आपका चेहरा कुछ और कह रहा है। आपकी आंखों में आंसू है। बताइए ना मुझे, क्या बात? मैंने कहा ना आपसे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका ये झूठ कोई भी पकड़ लेगा। जिस दिन आप यहाँ आई थी, कितना खुश थी आप, और मैं ये सोचकर खुश था कि घर के सारे लोग आपको देखकर खुश हैं। लेकिन आज आपकी आंखों में आंसू। नहीं नैना नहीं,
अब वो मुकुंद प्रसाद भी मेरे इशारों पर नाचने से इनकार नहीं कर सकता। उसने पूर्णिमा को कुछ नहीं बताया होगा। दर्द का रिश्ता होता है। लेकिन आज आपकी आंखों में आंसू, जरूर कोई ना कोई बात है, बताइए ना मुझे प्लीज। ऐसी कोई बात नहीं, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो फिर ये आंसू किस लिए, क्यों? जरूर किसी ने कुछ कहा है आपसे, बताइए ना मुझे आप। तो क्या आप मेरा दुख दूर करेंगे? पता नहीं दुख दूर कर पाऊंगा या नहीं, हाँ लेकिन बांट जरूर सकता हूं। वो कहते हैं ना कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम होता है। लेकिन आप कुछ बताना भी नहीं चाहती हैं। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिसे शेयर नहीं कर सकते। पूर्णिमा कल रात को ही वापस आई, लेकिन जब से आई है तब से अपने कमरे में उदास बैठी। मैंने उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने मुझसे बात ही नहीं की। मायूस होकर लौटी होगी। उसने सोचा होगा कि हरिद्वार जाएगी तो उसे अपनी दादी के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन दर्शन तो दूर, अब तो उसे उसकी दादी माँ की परछाई तक नहीं मिलेगी। अपने हिसाब से। लेकिन एक बात तो सोचिए, पूर्णिमा अब इस बात को छुपाएगी। वो चंदन के बारे में सब कुछ जानती है, मुकुट प्रसाद के बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन घर में ये वो किसी को नहीं बता पाएगी कि माँ जी उस घर में थी और अब नहीं है। उसे तो आते ही बता देना चाहिए था। तो बता दिया क्या? नहीं, अभी तक नहीं बताया। अगर ये बात उसने बता दी होती ना, तो घर में तो अब तक हलचल मच गई होती। नहीं नैना नहीं, अब वो मुकुंद प्रसाद भी मेरे इशारों पर नाचने से इनकार नहीं कर सकता। उसने पूर्णिमा को कुछ नहीं बताया होगा। ये भी हो सकता है कि उसने पूर्णिमा को जबान बंद रखने पर मजबूर कर दिया हो। मैंने उस मुकुंद प्रसाद को धमकाया था, इसलिए उसने भी पूर्णिमा को धमकाया होगा अपने हिसाब से। हो सकता है इसीलिए पूर्णिमा जब से वापस आई है तब से उदास और मायूस बैठी है, किसी से कुछ बात भी नहीं कर रही। लेकिन देखिए, अब आप देर मत कीजिए, क्योंकि ऐसे मामलों में बात कभी भी बिगड़ सकती है। इसलिए मैं कहती हूँ आप उस मुकुंद प्रसाद से मिलिए और वो 40 एकड़ जमीन अपने नाम करवा लीजिए। मैं आज ही उससे बात करने वाला हूं ना। ठीक कहती हो, मुझे इस मामले में वक्त नहीं गंवाना चाहिए। 20 एकड़ जमीन का फैसला आज ही होगा। अपने हिसाब से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुप्ता जी, कैसे हैं? ठीक हूँ सर। कंपनी की जितनी भी पेंडिंग फाइल्स हैं आप मेरे कैबिन में लाइएगा। सर, दरअसल केदार सर के नहीं आने की वजह से बहुत से काम पेंडिंग है। अगर वो ऑफिस आ जाते तो सारे पेंडिंग काम निपट जाते। सर, वो अपने ऑफिस की स्कीम भी पेंडिंग है, कुछ एग्रीमेंट्स पेंडिंग है। सर, वो कुछ ट्रैवल एजेंसियों के चेक भी साइन करवाने थे। आप केदार को फोन लगाइए और उससे पूछिए कि वो आज ऑफिस आने वाला है या नहीं। अगर आने वाला है तो ठीक है, अगर नहीं आने वाला है तो घर जाइए, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स और चेक से सब पे साइन करवाइए। उसके नहीं आने से ऑफिस का काम रुकना नहीं चाहिए। जी सर। सुनो, सर के लिए एक अच्छी सी चाय बना कर लेंगे। ठीक है।
क्या हुआ गुप्ता जी? सर ये बहुत परेशान है। दरअसल 2 दिनों से आपसे ये कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है सर। क्या परेशानी है सोनू, बताओ। सोनू, बोल सोनू। सर मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सर जब तक आप कहेंगे मैं आपके यहाँ काम करता रहूंगा। लेकिन हाँ हाँ, बात क्या है बताओ। सर मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उनका इलाज करा सकूं। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया सर तो मैं भी मर जाऊंगा सर। मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ सर। मैं उनको इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है सर। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उनका इलाज करा सकूं। सर मैं आपके यहाँ जिंदगी भर काम करूंगा। मेरी माँ को बचा लीजिए सर। तुम रो मत सोनू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारी माँ का इलाज होगा और पैसे हम देंगे, ठीक है? दर्द का रिश्ता होता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उनका इलाज करा सकूं। माँ तुम यहीं बैठो। पंडित जी ने कहा है कि ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत जरूरी है। मैं उन्हें भोजन करा के आता हूँ। ठीक है बेटा। थोड़ा सा दुख आ जाए तो रिश्तों से हारे रिश्ते। माँ के पाकीज़ा रिश्तों को ठग लेते हैं अब तो बेटे। माँ के दुख को समझने वाला दुनिया में दर्द का रिश्ता होता है। दर्द का रिश्ता। मेरी मदद कीजिए सर, मेरी मदद कीजिए, वरना मेरी माँ मर जाएगी। अरे क्या हुआ क्या तुम्हारी माँ को, और क्या बीमारी है? सर उस बीमारी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि रीढ़ की हड्डी में जख्म है जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और उनका ऑपरेशन होना है। सर उसमें 1 लाख रुपए की जरूरत है। सर मेरी माँ को बचा लीजिए सर। सर मैं आपके यहाँ जिंदगी भर काम करूंगा। मेरी माँ को बचा लीजिए सर। तुम रो मत सोनू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारी माँ का इलाज होगा और पैसे हम देंगे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी, सोनू के नाम पर 1 लाख रुपए का चेक लिख दीजिए और अकाउंट्स में कहिएगा कि मैंने सैंक्शन किया है। जी सर। सर ये आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन जो मेरे बेटों ने मेरे साथ किया है तो बताना भी मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। फिर भी दीदी बताइए ना, हम जानना चाहते हैं। मेरे पति को स्वर्गवास हुए 3 साल हो गए। यहाँ तक कि मुझे उससे झूठ भी कहना पड़ा। मुझे कहना पड़ा कि मैं उसकी दादी को जानता तक नहीं। और वो पूर्णिमा पुलिस के पास जाने की धमकी दे दी। क्या? उसे रोकने का मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था।